हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में छंद के भेद पढ़ रहे थे। तो मैं जब शुरुआत में आपको छंद के भेद पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि वर्ण और मात्राओं के आधार पर छंद के दो भेद होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद के भी तीन भेद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक, फिर दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ये तीन होते हैं मात्रिक छंद के भेद। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो उसके अंतर्गत भेद आते थे, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, और कल की कक्षा में हम लोगों ने आल्हा छंद को पढ़ा। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उसे अच्छे से समझ भी लिया है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी तरीके से बता रहा हूं और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि जो छंद में मात्राओं की गणना है वो आप सीख जाएं। यदि आप छंद में मात्राओं की गणना को सीख गए तो फिर आप कोई भी छंद रहेगा आप तुरंत पहचान लेंगे। क्योंकि यदि हम मात्रा की गणना करना सीख गए तो आप सभी को पता है कि जितने भी छंद हैं, जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती थीं, और फिर गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, ऐसे जब हम सारी मात्राओं की गणना करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा छंद होगा। अब आज की कक्षा में हम लोग नए प्रकरण, नए टॉपिक के साथ आगे चलेंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे अर्ध सम मात्रिक, जो कि मात्रिक छंद का भेद है। मात्रिक छंद का दूसरा भेद है। पहला था सम मात्रिक और दूसरा है अर्ध सम मात्रिक छंद। इसके भी चार भेद होते हैं। पहला होता है वारवाय और दूसरा होता है दोहा, तीसरा होता है सोरठा और चौथा होता है उल्लाला। जब हम काव्य की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें वारवाय छंद भी मिलता है, फिर दोहा भी मिलता है और सोरठा भी मिलता है। इन सारी चीज़ों का समावेश उसमें रहता है, किंतु हम इसका परिचय नहीं जानते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। जब शुरुआत में हम लोग काव्य पढ़ते हैं तो इतना तो जानते हैं कि हाँ, ये दोहा है, ये चौपाई है, लेकिन उसके लक्षण नहीं जानते हैं। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं ये नहीं जानते हैं। उसको कैसे हम पहचानें ये नहीं जानते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो डिस्कस होगा वो हमारी कक्षा में होगा। और हिंदी व्याकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट तो अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हमारे लिए एक आत्मबल की तरह होता है और हमारा आत्मबल मजबूत होता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और यही कार्य हम थोड़ा और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सभी को ये सजेस्ट कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे हिंदी व्याकरण से लेकर हिंदी साहित्य तक की जानकारी जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है आपको यहाँ अवश्य मिलेगी। तो हम देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। मैं अभी बता रहा था कि अर्ध सममात्रिक छंद के चार भेद होते हैं। पहला होता है वारवाय, दूसरा होता है दोहा, तीसरा होता है सोरठा और चौथा होता है उल्लाला। अब ये चारों आपको याद होने चाहिए कि अर्ध सममात्रिक के कितने छंद हैं, सममात्रिक के कितने छंद हैं। अब हम आगे जब विषम मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत भी जो भेद आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो पहले आता है वारवाय छंद। वारवाय छंद को हम पढ़ेंगे। तो वारवाय छंद क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे।
जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी छंद थे उनमें सारे बता रहा था कि पहले क्रम में 13 मात्राएं या फिर पहले क्रम में 12 मात्राएं, 16 मात्राएं, ऐसे करके बता रहा था। तो उसी के अनुसार इसमें भी बता रहा है कि वर्वय छंद क्या होता है। वर्वय छंद में 12 एवं 7 की यति एवं 12 एवं 7 की यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त छंद वर्वय छंद कहलाता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि 12 एवं 7 की यति से 19 मात्राओं से संयुक्त छंद वर्वय छंद कहलाता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है तो इसके दो पार्ट हैं। जब हम इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पहले में होगा 12 और दूसरे में होगा 7, यानी दोनों को जब हम संयुक्त करेंगे, दोनों को आपस में जब मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा 19, यानी कि इसमें 19 मात्राएं आनी चाहिए गणना करने पर, तभी यह वर्वय छंद होगा और हमारी गणना सही होगी। गणना के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जो ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण क्रम है और जो हम लोग पढ़े थे छंद के अवयव, जो 7 छंद के अवयव हैं, इन सारे चीज़ों को जब तक आप अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक मात्रा की गणना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों को भी अवश्य जानेंगे। अगला आगे कह रहा है, इसके विषम चरणों में 12-12 एवं सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं और अंत में जगड़ होना आवश्यक है। जगड़ जब हम लोग छंद के अवयव पढ़ रहे थे तो उसमें जो छंद का आखिरी अवयव था गढ़, जिसका मैं सूत्र बताया, जिसमें 8 सूत्र होते थे, उसको मैं बताया था। उसके अंतर्गत अंत में जगड़, यानी अंत में जो यहाँ अंत जो है इसमें पहले लघु होना चाहिए, फिर दीर्घ होना चाहिए, फिर लघु होना चाहिए। इसकी पहचान ये भी है, हम इससे भी इस छंद को पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है इसके विषम चरणों में 12-12 एवं सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ये क्या कह रहा है? तो मैं बताया था जब शुरुआत में, जब मैं छंद के बारे में बता रहा था आपको, तो मैं बताया था कि छंद में 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है और दूसरा और चौथा चरण जो होता है वह सम चरण होता है। तो ये वही कह रहा है कि इसके विषम चरणों में 12-12 एवं सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसको हम देखेंगे कि पहला चरण में जो कह रहा है कि विषम चरणों में 12-12, तो जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि विषम चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण में कह रहा है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परेश यहियरे जब कुमिलाए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब हम कोई छंद लिखेंगे तो उसमें देखेंगे हमारी मात्राएं सही होनी चाहिए, क्योंकि यदि मात्राएं इधर उधर होंगी तो हमारा जो छंद का गणना है, जो छंद की हम गणना करेंगे वह गलत हो जाएगा। तो हम लोग मात्राओं का ध्यान अवश्य देखेंगे। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि जब हम लोग दीर्घ का निर्धारण क्रम पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि जब किसी वर्ड पे अंग की मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लिखा है चंपक, यानी यह दीर्घ के अंतर्गत आएगा और यह लघु के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे भी ये ह और र लघु के अंतर्गत आएगा और जो ये वाह है यह दीर्घ के अंतर्गत आएगा। फिर अंग मिली, इसको जब हम देखेंगे तो इसमें मैं आप लोग को बताया था कि जब किसी पे चंद्र बिंदु हो तो उसकी हम मात्राओं की गणना 1 करते हैं। तो यहाँ पे 1 मात्राओं की गणना करेंगे और यहाँ भी 1, और यहाँ दोनों छोटी की मात्रा है इसलिए 1 है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो कह रहा था कि पहला चरण उसमें 12 और दूसरे चरण में 7 मात्राएं। अब इसकी गणना करेंगे तो अ के लिए 1 मात्राओं की गणना करेंगे और इसके लिए इस पे छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हम 1 मात्रा की गणना, और इसके लिए भी 1,
इसके लिए भी 1 और इसके लिए 2 और इसके लिए 1। अब इसमें दूसरे में कह रहा था कि 7। अब हम इसको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या संयुक्त रूप से 19 मात्राएं हो रही हैं या नहीं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी इसमें कुल 12 मात्राएं पूर्ण हैं। जो इसका पहला चरण है इसमें 12 मात्राएं पूर्ण हैं। अब दूसरे चरण में देखेंगे 1 2 3 4 2 6 1 7, इसमें भी 7 मात्राएं पूरी हैं। परिभाषा के अनुसार 12 एवं 7 मात्राओं की यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद वर्वय छंद कहलाता है। अब हम 12 और 7 का जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कुल 19 मात्राएं, यानी यह हमारा सही है। यह छंद 19 मात्राएं इसमें आ रही हैं। दोनों को मैं आपके सामने ऐड किया था। आप तरीका सीख लीजिए कि कैसे हम छंद की गणना करते हैं। इसके अंतर्गत जो जब तक हम नियम नहीं जानेंगे, उसका फार्मूला जब तक नहीं याद करेंगे, जिस प्रकार मैथ के क्वेश्चन के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार छंद में मात्रा की गणना के लिए भी हमें इसके नियम की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हमारा यह सही नहीं होगा और हम छंद की गणना करने में असफल ही रहेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इसका जो नियम है वह जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए आप हमारी पिछली कक्षा की वीडियो देखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर हमारा एक अलग प्लेलिस्ट है छंद, रस और अलंकार, उसमें जा कर के आप ये चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसको भी आप सॉल्व करते रहिए, जो हिंदी व्याकरण से भी संबंधित रहेगा और हिंदी साहित्य के इतिहास से भी संबंधित रहेगा। और वो सारे क्वेश्चन पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिसका अभ्यास प्रतिदिन 10 क्वेश्चन कम्युनिटी के माध्यम से पोस्ट किया जाता है। तो उन सब का आंसर भी आप अवश्य दें। अब हम अगले पंक्ति की गणना करेंगे कि अगले पंक्ति में कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब आक मात्रा इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे छोटी की मात्रा इसलिए यहाँ पे लघु होगा, फिर यहाँ पे लघु होगा, यहाँ पे दीर्घ होगा। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि जब जहाँ पे दीर्घ हो या दीर्घ मात्राएं हो वहाँ पे हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे, और जहाँ पे लघु हो, ह्रस्व हो, वहाँ पे 1 मात्राओं की गणना करेंगे। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें भी 12 मात्राएं हो रही हैं। और इसको हम ऐड करेंगे तो इसमें भी कुल 7 मात्राएं होंगी। 3 और 2 5 2 7, यानी यह हमारा गणना जो है वह सही है। आप याद रखेंगे कि वर्वय छंद में कुल 19 मात्राएं होती हैं, जिसके प्रथम जो विषम चरण होता है उसमें 12-12 मात्राएं होती हैं, जो सम चरण होता है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। अब थोड़ा विषम और सम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कह रहा है कि विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसका विषम चरण में बताया था कि यह इसका पहला चरण है, यह इसका पहला चरण है, और यहाँ से इसका दूसरा चरण, फिर यहाँ से इसका तीसरा चरण है, और यहाँ से इसका चौथा चरण। तो मैं आपको बताया था कि पहला और तीसरा, यानी यह पहला है और यह तीसरा है, और यह दूसरा है और यह चौथा है। तो पहला और दूसरा, जो पहला और तीसरा विषम के अंतर्गत आता है, पहला और तीसरा विषम के अंतर्गत आता है, और दूसरा और चौथा सम के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि इसके विषम चरणों में 12-12, तो ये पहला और तीसरा विषम चरण है और इसमें 12-12 मात्राएं हैं, और ये दूसरा और चौथा सम चरण है, इसमें 7-7 मात्राएं हैं। जब हम संयुक्त करेंगे एक पंक्ति को तो 19 मात्राएं कुल टोटल होंगी। आप ये चीज़ें ध्यान देंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा
तो मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करें, या फिर आपको दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। तो आप इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखें। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसके बारे में भी देखें और पढ़ने का प्रयत्न करें, जानें, हर चीज़ को जानना चाहिए जो भी, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। और ख़ास करके ये ज्ञान की बातें तो अवश्य जाननी चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। अब हम आज की कक्षा में बस इतना ही देखेंगे, 12वें छंद। हम अगली कक्षा में इसके आगे का छंद देखेंगे, दोहा और सोरठा। चूँकि यह उल्लाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। बाकी वर्वै, दोहा और सोरठा, इन तीनों छंदों को हम अवश्य देखेंगे। आज की कक्षा में आप लोगों ने वर्वै छंद के बारे में पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम लोग दोहा और सोरठा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह एक गणित के सवाल के जैसा है। जैसे गणित का सवाल है वैसे ही इसमें ये भी है, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे सीखना होगा। यदि मैं एक ही साथ सारा बता दूंगा तो आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितना धीरे धीरे सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे। जो चीज़ें न समझ में आए वो हमसे पूछेंगे। अगली कक्षा में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, दोहा और सोरठा के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।